लेवल और संस्कारों के होते हुए आज यहाँ तक पहुँचना इज़ नॉट अ इजी टास्क। बाबा, आप रियली इंस्पिरेशन हो सबके लिए। थैंक यू। आज हमारे सबके लिए बहुत ही जिसको कहते हैं खुशी का मौका है और एक आश्चर्य भी है, सरप्राइज भी है। हमें मालूम नहीं था कि हमारे धर्माराव बाबा अतराम फिल्मों में भी काम कर सकते हैं। हालांकि ये उनके जीवन कथा और एक प्रकार से एक दूसरी दुनिया आप लोगों के सामने, इस देश के लोगों के सामने पेश करने का एक प्रयत्न नीतू जी ने किया है। मैं सबसे पहले नीतू जी आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर लोगों को एक बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराने का काम किया है। क्योंकि हमारे यहाँ अभी मुंबई में हम लोग हैं, कितने लोगों को मालूम, अगर आप पूछो कि अहेरी किधर है, किसी को मालूम नहीं है। आप गढ़चिरौली बोलोगे तो और उनको मालूम इतना ही रहेगा कि वहाँ नक्सलाइट होते हैं। इससे ज़्यादा कुछ किसी को मालूम नहीं है कि नक्सलाइट और जंगल, इसके अलावा भी वहाँ इंसान रहते हैं या क्या होता है क्या नहीं होता है, ये भी लोगों को मालूम नहीं होता है। अब मुझे बम्बई में बहुत सारे लोग अच्छे से जानते हैं, मगर अगर मैं कहूँगा मैं गोंदिया का हूँ तो किसी को मालूम नहीं कि गोंदिया कहाँ है। उस तरह से हमारे अनिल पाटिल भी, उनका गांव, मूल गांव का है, नहीं अमळनेर तो माहित आहे, पण मूल गाव आहे का काही? अच्छा, इंगोने, और वो भी अमळनेर। कितनों को मालूम है? दुर्वे, तुमचा कोणता गाव आहे? मूळ दिग्रस। आता दिग्रस किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। तो एक अलग तरीके से लोगों को कई ऐसे जो हीरे हैं हमारे इस पूरे राज्य में या देश में, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आज हो रहा है। और वो भी हमारे कलीग, हमारे साथी, हमारे भाई धर्माराव बाबा अतराम। सही में यहाँ राजा जो लिखा है वो राजा तो है ही, आप लोगों में से कितनों को मालूम है या नहीं, लेकिन ये अहेरी के राजा हैं। राजा और गोंड राजा है, अहेरी के ट्राइब है। गोंड हमारे महाराष्ट्र में और सेंट्रल इंडिया में एक बहुत बड़ी आदिवासी में ट्राइब है, संख्या बहुत बड़ी है। और वहाँ पर जैसे अलग अलग स्टेटों के राजा होते हैं, आप लोगों को तो जयपुर, उदयपुर ऐसे ही राजा मालूम होते हैं ना, वैसे अहेरी भी एक ट्राइबल स्टेट है और उस स्टेट के ये राज परिवार के हैं। और इसी वजह से उन्होंने एक अपने जीवन में और कुछ चीज़ें, जैसे अभी मुझे भी मालूम नहीं था कि उनके पिता राजा साहब का देहांत इनकी 14वीं वर्ष की उम्र में हुआ और उसके पश्चात उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा। उसमें एक का पीछे फलक देखा, नाग विदर्भ आंदोलन
समिति, ये हम लोगों को मालूम है क्योंकि हम उस इलाके के हैं। बाकी मुंबई में भी मालूम नहीं होगा कि नाग विदर्भ आंदोलन समिति क्या है। तो ऐसे कई अलग अलग पहलू जो सामान्य लोगों को मालूम नहीं होता है, इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से नीतू जी ने उसे प्रस्तुत करने का काम, और मोरे का है जितेश मोरे यानी तुमचा नाम भूषण चौधरी, ये सब लोगों की, नीतू जी की सबकी टीम, इन्होंने ये बहुत बाखूबी से, एक छोटा सा हमने तो अभी ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो अभी बाकी है, तो अभी ठीक है, ट्रेलर से ही हम लोग इतना कह सकते हैं कि बहुत हम खुश हैं। और धर्माराव बाबा अतराम केवल आज आपको मंत्री के रूप में दिखते हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, होता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी कितना संघर्ष जीवन में करना पड़ता है। हर लोगों को पॉलिटिशियन मतलब हमारा स्वरूप कुछ और होता है। लोग सोचते हैं कि कुछ मतलब पॉलिटिशियन मतलब कुछ भयानक, बदमाश, बिल्कुल कोई और बाहर से आउटर स्पेस से आके यहाँ टपक पड़ा है और सबके ऊपर कब्जा कर रहा है। लेकिन ये दिलों का राजा है, दिलों पर कब्जा करने वाला पॉलिटिशियन है। और मैं आपको बताता हूँ, हम सभी लोग, क्योंकि इनको अकेले को हम सर्टिफिकेट देंगे तो हम बदमाश दिखेंगे, हम सब कई संघर्षों के बाद यहाँ पर इस स्टेज में फेलिसिटेट करने के लिए आप लोगों के सामने खड़े हैं। और इसीलिए हर पॉलिटिशियन, हर पब्लिक लाइफ में बिना त्याग तपस्या कुछ मिलता नहीं है। मगर ठीक है, जैसे हर क्षेत्र में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, गलत लोग भी होते हैं, हमारे में भी होते होंगे, मगर सबको एक ही ब्रश से उसको पेंट मत करिए। और एक अच्छा जो पहलू है धर्माराव बाबा अतराम का, ये एक हमारे एक बहुत उम्दा एक नेता हमारे राज्य से, और वो भी पिछड़े हुए इलाके से। वहां पर आप लोगों को मालूम नहीं होगा, एक वहां पर इसमें एक और पट्टी गई, सुरजागढ़, वहां पर आयरन ओर माइन बीच वेयर द नक्सलाइट्स आर द इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी एंड द मोस्ट एग्रेसिव। वहां पर बीच जंगल में, इनके इलाके में आयरन ओर की सबसे बेस्ट माइंस इन इंडिया आर इन सुरजागढ़, and it is for many years we know about these mines, but after I would say almost 50 years of discovery, those mines, वो माइनों को अब वहाँ पर शुरू किया है। और वहाँ के लोगों की जीवन में, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी आपने देखा, वैसे लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। A change is coming, a economic awakening, a social awakening, educational awakening, ये सारी चीजें अब वहां पर नजर आ रही है। और उसके लिए इच्छा शक्ति लगती है। जो लोगों ने ऐसे व्यक्ति को, एक एमएलए को उस जमाने में, वहां के राज घराने के परिवार के व्यक्ति को किडनैप किया, आज वही व्यक्ति ने उन्हीं के बीच में जाके उनको जवाब क्या दिया है कि मेरे को तो आप लेके गए, लेकिन अब मैं लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को अब एक प्रकार से चेतावनी दे रहा हूं। तो ये एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन हो रहा है, एक ये नया आयाम है। और आपको बहुत बहुत बधाई बाबा, आप यहां तक पहुंचे, इन शिखरों तक। वैसे हमारे कलीग है, हम एक ही साथ में हैं, और एनसीपी में हम साथ में रहने की वजह से हम लोगों को, और ऐसे भी हम पड़ोसी हैं, गढ़चिरौली एंड गोंदिया माई डिस्ट्रिक्ट आर नेक्स्ट टू ईच अदर, सेम ज्योग्राफी। इनके यहाँ का प्रॉब्लम है वैसा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, पर थोड़ा कम है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आज एक अच्छी शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नमस्कार। हम नहीं, आपके प्रेजेंस में बोलना है। आपको सबको पता है, ही इज माई फादर इन लॉ और मैं हूँ दामाद उनका।
अब ससुरा तो ससुरा होता है, दमाद तो दमाद होता है। 2004 में हम दोनों साथ में चुनाव जीते, एमएलए बने। 37 एज में मैं एमएलए बना, यंग था, जिम वगैरह वगैरह, डॉक्टर। मुझे 2 रोल ऑफर किए गए थे, दोनों अमिताभ के साथ में थे, शोले 2 और भूतनाथ। चूँकि मैं यंग था तो मैंने फादर इन लॉ को बोला मुझे बसंती की ज़मानत लेना था शोले 2 में। मैंने बोला बाबा रोल आया है तो ससुरा मुझे क्या बोलते धर्मराव जी, दमाद पिक्चर में काम मत कर। मैं आई एम बीजेपी, कांग्रेस वाले की सरकार थी तो लोग बदनाम करेंगे आपको कि डॉक्टर संदीप फिल्मों में इंटरेस्टेड है, सेवा में इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने बात मान ली बाबा, और आज मुझे चक्कर आने लगा, आप फिल्मों में काम कर रहे हैं। दिस इज आपको बोलना था, ये सच्चाई है। एनीवे, ससुरा ससुरा होता है, दमाद दमाद होता है। थैंक्स। की जे कार्यक्रम आहे त्यामध्ये कोणाला निमंत्रण दिलं की नाही ते मला कसं कळेल। साधारणतः म्हणजे एक प्रोटोकॉलप्रमाणे काही निमंत्रण दिले जात असतात आणि मला माहीत नाही की खरोखर ही अशी परिस्थिती आहे की नाही, म्हणून म्हणजे असंच काही उत्तर देणं योग्य नाही। आणि शिस्ताईने आणि समजा पवार साहेबांनी दादाला किंवा मुख्यमंत्री आणि देवेंद्रजीला जे निमंत्रण दिलं असेल ते पण चांगली गोष्ट आहे। राजकारणामध्ये पक्ष वेगळा असू शकते, विचार वेगळे असू शकतात, दिशा वेगळी असू शकते। काही जे आपले सामाजिक जे काही एक प्रोटोकॉल आहे त्याला पाळण्यामध्ये काय हरकत नाही। ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे आणि त्याला पाळली तर काही त्याच्यात काही चुकीचा आणि काही वेगळा अर्थ काढण्याचं कारण नाही। महायुतीच्या जागा वाटपांचा फॉर्म्युला ठरला आहे का? महायुतीच्या फॉर्म्युलामध्ये काही प्रॉब्लेम येणार नाही। येणाऱ्या 2-4 दिवसामध्ये बैठका होईल। त्याआधी पण मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्रीची प्रारंभिक बैठक झाली आहे, काही दिवस अगोदरच झाली आहे। आणि येणाऱ्या 2-4 दिवसामध्ये दिल्लीच्या बीजेपीच्या श्रेष्ठीबरोबर तिन्ही पक्षाची चर्चा होणार आहे। नक्कीच मला समजलं आहे की 4 तारखेला अमित शाह साहेब पण औरंगाबादला संभाजीनगरला येणार आहे। त्यावेळीच काहीतरी प्रारंभिक चर्चा बीजेपीकडून त्यांच्याशी होणार आहे आणि त्याच्यानंतर आमची अधिकृत चर्चा होईल। तुम्हाला जेवढ्या जागा हव्यात तेवढ्या जागा मिळतील का, यावरती तुमची शाश्वती आहे का? आता जे काल्पनिक काही प्रश्नाचं मी उत्तर देणं योग्य नाही। मी एक जबाबदार व्यक्ती आहे। बाकीचे लोक आता दररोज म्हणजे बुलेटिन प्रसारण होत आहे, काही कोणी न विचारलं तरी पण काही टी व्हीला बोलत बसतात, अशी माझी काही परिस्थिती नाही आहे, म्हणून मी काल्पनिक काही उत्तर तुम्हाला देणार। 10 जागांवरती तुमचा दावा कायम आहे पक्षाचा? प्रत्येक पक्षाचा म्हणजे स्वतःचा काही बेस आहे आणि तिन्ही पक्षामध्ये जर समन्वय करून जर निवडणुका लढायची असेल तर एकमेकांचा सन्मान केल्याशिवाय ते होणार नाही। आणि ते आम्ही तिघांना म्हणजे आमच्या लक्षात आहे की आपण एकमेकांना व्यवस्थित योग्य जागा दिल्याशिवाय एकमेकांचे वोट ट्रान्सफर किंवा कार्यकर्ते योग्य रीतीनं काम करणार नाही। म्हणून मला काही याच्यामध्ये शंका वाटत नाही की योग्य रीतीनं तिन्ही पक्षामध्ये समन्वयनी ही जागा वाटप होणार आहे। नुकताच एक सर्वे आला आहे, त्याच्यामध्ये महायुतीला जवळपास 45 जागा दाखवल्या, तर महाविकास आघाडीला केवळ 3 जागा दाखवलेल्या आहेत। असं आहे, तुम्ही लोकांनी किती सर्वे चालवले, कधी महायुतीला 10 जागा, कधी महायुतीला आता तुम्ही 45 म्हणतात। आम्ही एकच तुम्हाला सांगू इच्छितो की हमखास या महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये NDAची मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये सरकार बनणार आहे आणि अबकी बार 400 पार जे नारा आहे ते नारा नाही राहणार, ते वस्तुस्थिती लोकांना दिसून येईल आणि ते सिद्ध होणार, हे मी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो। आणि त्यामध्ये महाराष्ट्राच्या सिंहाचा वाटा राहणार आहे। त्याचं कारण आहे की UP नंतर 2 नंबरची सीटची संख्या महाराष्ट्रामधून जाते लोकसभेवर, आणि या लोकसभेमध्ये जर आम्ही 45चा आकडा पार नाही केला तर मोदी साहेबांना 400 पार कशी होणार? अत्रामांचा ट्रेलर लॉन्च झाला, अत्राम आगामी काळात गडचिरोलीचे खासदार होतील?
तर आपण एक चांगल्या कार्यक्रमाला आलो. आपण बाबा आत्राम पुढे काय होतील की नाही, आज ते महाराष्ट्राचे विधिमंडळाचे सदस्य आणि मंत्री आहे राज्यामध्ये. परंतु त्यांनी इच्छा चला दर्शवली पुढे. आहे. मुझे हिंदी में जानना महाविकास चाहिए, आघाड़ी सीट शेयरिंग को लेकर मराठी पहिलं करूया की जागा आता सध्या जागा वाटपांची चर्चा सध्या सुरू आहे. उमेदवारांची आदला बदल पाहायला मिळेल का? कारण शिरूरवरनं सध्या प्रचंड चर्चा चालू आहे. महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये असं चित्र असं आहे, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीमध्ये जे आमदार खासदार आहे ते कधी ना कधी कुठल्याही पक्षामधून दुसऱ्या पक्षामध्ये गेलेले आहे. त्यामुळे फार काही त्याच्यामध्ये कोण कुठे राहतील, कोण जातील, अदलाबदली होतील, ते काही आज म्हणजे काही त्याच्यावर भविष्यवाणी करत बसायचं नाही आहे. आम्ही पण एका काळात काँग्रेसमध्ये होतो, काँग्रेसनंतर राष्ट्रवादी झाली. तर आज हे कोण कुठे उद्या राहणार आहे, कोणत्या पक्षामध्ये राहणार आहे, कोणाकडून कोण उमेदवारी भरणार आहे, याच्यावर आपण चर्चा न करता तिन्ही पक्षामध्ये चांगला समन्वय आणि हमखास या महाराष्ट्रामध्ये महायुतीची म्हणजे जागा निवडून आणणं हे आमच्यासाठी प्रायोरिटी आहे. चला आता बस, आता खूप खूप झालं आता. मुझे हिंदी में जानना चाहेंगे, सीट शेयर को लेकर महायुति में कुछ डिस्कशन चल रहा है कि सीट आने अभी चुनाव जो है महाराष्ट्र में महायुति की तीनों पार्टी की प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है. ठीक है, कुछ जगहों पे स्वाभाविक है कि तीनों पार्टियों की ओर से मांग हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरह से तीनों पार्टी में समन्वय के साथ हम लोग सीटों का बंटवारा करेंगे. आगे आने वाले कुछ ही दिनों में आपको नज़र आएगा कि यहाँ की महाराष्ट्र की सारी सीटों का हमने आपस में पूरे सहयोग के साथ और एक विचार के साथ हम लोगों ने सीटों का बंटवारा किया है. अमित शाह भी जो है दौरे पे होंगे महाराष्ट्र के, उनको चर्चा की जाएगी सीट शेयरिंग को लेकर. अमित शाह साहब 4 तारीख को संभाजीनगर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि उस टाइम पे बीजेपी की इंटरनल मीटिंग उनके साथ ज़रूर होगी और उसके 1-2 दिनों के बाद हो सकता है हमारी और उनकी सबकी मीटिंग जॉइंटली होके ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा. देखिए, एक बात तो सबको मानना पड़ेगा कि बीजेपी आज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संख्या वाली सीट लोकसभा की उनके पास है. अभी 23 सीटिंग जिनके पास लोकसभा की सीट है, तो ठीक है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है. अब कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, और हर एक पार्टी की अपनी अपनी ताकत होती है. हर एक पार्टी के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग परिस्थिति है और जब तक तीनों एक दूसरे को सहयोग सभी ज़िलों में न करें तब तक ये परिस्थिति भी निर्माण नहीं हो सकती कि हम यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर करें. तो इसलिए सब समझते हैं और उसी हिसाब से होगा. आप कितनी सीटों का दावा करेंगे? हम नहीं, ये अभी मैं कोई दावे की बात नहीं करूँगा. ये सब देखिए काल्पनिक बातें हैं. दावा करने वाले और भविष्यवाणी करने वाले रोज़ आपके चैनल को उपलब्ध है, आप उनसे ही पूछिए. थँक्यू. ह्याच्यामध्ये असं आहे की पिक्चर मी काय बनवलं नाही आणि माझ्या काय ह्याच्यामध्ये पिक्चरशी माझा काय संबंधच नाही. कारण की आता मी फक्त थोडंफार माझं जे क्लिप्स आहे दिसेल ते नंतरचं गोष्ट आहे. परंतु जे विना जे आपला प्रोडक्शन कंपनी आहे त्यांनी हा पिक्चर बनवलेला आहे माझ्या नावाने आणि त्या दृष्टिकोनातून माझ्या जे लहानपणापासून तर आजपर्यंत त्यांनी सगळं डॉक्युमेंटरी काढलेलं आहे. ऋतुजी, हा चित्रपट तयार झालेला आहे, तर आता हा रिलीज कधी होईल, कधीपर्यंत रिलीज होईल? आने वाले ये फिल्म आने वाले 1 से 1.5 महीने में रिलीज होगी. ये अभी ट्रेलर है और जैसे आपने बाबा से क्वेश्चन किया उसका रिप्लाई मैं देती हूँ, क्योंकि बाबा ने अगर आज हमारे ज़माने में अभी देखें तो कलयुग बहुत चल रहा है और संस्कार की नहीं होने के कारण जो मर्डर जो ये सब चीज़ें हो रही हैं उसी पे एक्चुअली मैं काम कर रही हूँ मेरी ट्रस्ट के द्वारा. तो मैं जब बाबा से मिली मुझे ये पता पड़ा कि उनके पिताजी ने जो संस्कार दिए थे और 14 साल की एज में जब पिताजी का साया उठा उसके बाद बाबा ने जो स्ट्रगल करके यहाँ जो जर्नी पहुँचे हैं वो चीज़ मैं दुनिया के सामने लाना चाह रही थी. मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि संस्कार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आज अपने पेरेंट्स को देना चाहिए जो नहीं दे रही है न्यू जनरेशन. इसी उद्देश्य से मैंने बाबा की ये फिल्म लाई है और लोगों को बताना चाहती हूँ कि संस्कार के कारण एक बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है और वही जहाँ आज एजुकेशन है लेकिन संस्कार नहीं है. तो
आपला अदिती तटकरे मॅडमला मी विनंती करतो आपण इकडे स्टेजवर यावं. मिनिस्टर फॉर विमेन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट. Very good evening to you, ma'am. It's an honor for us to have you here. As you all know, ladies and gentlemen, Aditi ma'am यहाँ पर है, Honorable Minister for Women and Child Development. The good work that she is doing, ma'am, we would like to felicitate you this evening. Thank you so much for joining us this evening. I would request you to please do the honor. एक बार जोरदार तालियां हो जाए, please. Thank you, Aditi ma'am, for joining us. आपण हा चित्रपटात आपली व्यक्तिरेखा ज्याच्यात ती पाहिली आहे, ती प्रत्यक्ष पडद्यावर पाहताना तुम्हाला कसं वाटते, तुम्हाला कसं फील होतंय? हॅलो. हाँ यस. हाँ बोलिए बोलिए. नाही आता हा तर ट्रेलर आहे ना, पिक्चर आणखीन बाकी आहे. आपण जी भूमिका त्या पिक्चर मध्ये भूमिका ह्याच्यामध्ये माझ्या भूमिका थोडासाच आहे, थोडा नाचत आहो काय, थोडं बोलत आहो, परंतु आता व्यक्तिरेखा ती दाखवली आपण पडद्यावर बघताना आपण प्रत्यक्ष आपल्याला कसं फील होतं? आनंद वाटते कारण की वी हॅव गॉन टू दोज ओल्ड डेज. 14 वर्षाचा कार्यकाळ आपण पाहतो. 14 वर्षापासून आजपर्यंत जे स्ट्रगल आणि सगळं या पिक्चरमध्ये दिसेल पुढे, आणि सगळ्यांना मला वाटते आवडेल, सगळ्यांचा आशीर्वाद मिळेल मला. आपको ये जो आप पर फिल्म बनी है उसमें जो एक सबसे अच्छी बात है वो क्या लगी है आपको? नई जिंदगी मिली. और नक्सल लोगों ने 17 दिन बाहर रखा था, जंगल में खाता था, जंगल में सोता था, जंगल में रहता था, जंगल में पानी देखे शूटिंग, पानी पीते थे, नाले का पानी पिए, पत्थरों पे सोए, स्ट्रगल हुआ, जिंदा वापस आते नहीं आते ये भी हमको मालूम नहीं था. तो उस वक्त का समय अलग था, न फोन था न कुछ था, और एक नई जिंदगी मिली. वो पिक्चर में अब देखेंगे अपन आगे. नीतू जी से पूछना चाहूँगा कि आपको कैसे प्रेरणा मिली कि बाबा पर ये फिल्म बनाए? मैंने अपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया है. अभी उन्होंने बता दिया था, अभी पहले बताया उन्होंने. अरे भूषण जी, एक ऑफ स्क्रीन हीरो होता और एक ऑन स्क्रीन हीरो. बाबा दोनों स्क्रीन के कलाकार हैं, तो इनसे काम लेने में आपको क्या कितना सरलता लगी, या और निकलवा सकते थे, या जो भी किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये दोनों भूमिका है ना, एक रियल हीरो भी है और स्क्रीन हीरो भी है. तो सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एबिना एंटरटेनमेंट और नीतू मैम का थैंक यू करना चाह रहा हूँ. मैं चैलेंजेस तो नहीं थे, मुझे लग रहा था शुरुआत में कि चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि मिनिस्टर सर है, उनकी उम्र कोई बोलेगा नहीं कि ही इज 71. जिस तरीके से वो लोगों में जाते हैं, तो मुझे पहले बताया गया था कि प्लीज ज़्यादा रिटेक नहीं करवाना. तो वो मुझे पूछते थे अच्छा ठीक है हो गया ओके. मैं बोला सर एक हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं है. तो मुझे मतलब वो प्रेशर जो था वो प्रेशर चले गया मेरे एक पॉइंट के बाद. तो सर को डायरेक्ट करने का मौका मुझे पता नहीं जिंदगी में कब मिलेगा, पर जो मौका था वो बहुत बढ़िया और मतलब मेरे लाइफ का बहुत बढ़िया समय था वो. और रही बात जितेश की, तो जितेश तो परफॉर्मर ही अच्छा है. उसकी कास्टिंग मतलब बाय गॉड ग्रेस वो मिलते जुलते हुए उसने वो एक्सेंट परफॉर्म भी पकड़ लिया, जिस तरीके से सर बिहेव करते हैं. तो या मतलब ये फिल्म बनाना ही एक सपना था मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए कमिटमेंट, पैशन एंड द मैन ऑफ वर्ड्स. जितेश, आपसे कि आपको जब ये रोल, आपने इस रोल के लिए कितनी मेहनत की, क्योंकि आपने बहुत कुछ मैनेज किया इस कैरेक्टर के लिए, तो क्या कहना चाहोगे इतनी बड़ी फिल्म के लिए आपने जब ये रोल के लिए आपको बोला गया? सबसे पहले थैंक यू सब पूरे टीम को. जब मुझे बताया गया कि ये फिल्म के लिए
धर्मराव बाबा आश्रम के लिए तुम्हें चुना गया है, ये किरदार आपको निभाना है, तो थोड़ा प्रेशर तो मेरे पे बहुत बना था, क्योंकि एक कैरेक्टर ऐसा होता है कि उसको निभाना हो तो कैसे भी निभा सकते, लेकिन ये है जो लोग देख रहे उन्हें और उनका किरदार निभाना है ताकि उन्हें लगे कि भाई हाँ ये मैं ही हूँ। तो एक प्रेशर था मेरे ऊपर कि जब ये फिल्म देखेंगे तो उनको लगना मांगता है कि हाँ यार मैं यही हूँ, यही स्ट्रगल मैंने उस टाइम किया था और वो करने की कोशिश मैंने पूरी की। सो वो जो है वो आज पर्दे पे आपने देखा ही है और आगे देखोगे। बाबा जी, आप आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आदिवासी समाज के भी कलाकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ख्याति प्राप्त हैं, तो आदिवासी समाज के लिए और भी क्या क्या प्लानिंग है आपकी भविष्य में करने के लिए? प्लानिंग तो आपने उसका एक नज़ारा तो आपने देखा, जहाँ कि हम करीब सूरजागढ़ का जो माइंस हमने खोला, 4,500 लोग वहाँ पे काम कर रहे, और उसी का एक शाखा हमने खोला है कोनसरी में, जहाँ की 20,000 करोड़ का लागत से हमारे एमडी साहब ने वहाँ पे फैक्ट्री बना रहे और करीब वहाँ 20-25 हज़ार लोगों को नौकरी मिलेगा। तो ये सब चीज़ हमने, हमारा विज़न एक ही चीज़ है कि जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना, और जहाँ सिंचन का जहाँ व्यवस्था है वो पानी पहुँचना चाहिए खेत में, और शिक्षण का प्रसार ज़्यादा होना चाहिए। 3 मुद्दे के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा और उसके हिसाब से लोगों ने आज जो दिया, मैंने मेरा काम पूरा किया है। नमस्कार आत्रम सर, तुमच्या लाईफवरती चित्रपट बनतोय आणि चित्रपट बनताना तुमचं किती कॉन्ट्रीब्युशन होतं आणि चित्रपट संपल्यानंतर हाऊ हॅपी यू आर, किती सॅटिस्फॅक्शन आहे? नाही, सॅटिस्फॅक्शन तर आहे, कारण की आपला पूर्ण जीवनाचा पथकथा आपण तयार केलेला आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून पूर्ण म्हणजे एका तासामध्ये पूर्ण जीवनचं काही आपल्याला सांगता येणार नाही। म्हणजे 71 इयर्स आता बोललेच, माझ्या एक्सपोज केला त्या लोकांनी मला, माझ्या वय दिसायला मी 50च दिसतो, परंतु लोकांनी आता 71 बोलून टाकलं चुकून। आता ते त्याच्यामुळे आता ते 71 इयर्सचा सगळं आपण काढायचा म्हणजे थोडा वेळच लागतो आणि एका तासामध्ये काय होणार नाही। मला वाटते आणखीन काही सिरीज काढावं लागेल पुढे, असं दिसते अंदाजा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीबॉडी। वेल, एक लास्ट मेरी तरफ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये एक्चुअली रिक्वेस्ट है, रियल लाइफ हीरो भी है और रियल लाइफ हीरो भी है, तो एक डायलॉग अगर मैं आपसे बोलूं बोलने के लिए, तो प्लीज आप अपने अंदाज में अगर बोलना चाहें तो। Which was your favorite dialogue? एक इनका जो नारा है जी, जो था, जल जंगल जमीन हमारा है और ये हमारा अधिकार हम लेके रहेंगे। वाओ, वेरी नाइस, वेरी थैंक गुड, वेरी यू। गुड। क्या अभी क्या इन्होंने तो बोल दिया जल जमीन, ये इनका जरा डायलॉग क्या है जरा? जल जंगल जमीन ये हमारा नारा है और ये मैं लेके रहूंगा। ये तो बात है ही, उन्होंने तो कहा है, परंतु मैं सबके दिलों में बसना चाहता हूँ, यही मेरा एक नारा है। वाओ, थैंक यू सर। बस थोड़ा समय और आपका चाहूंगी सर। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फेलिसिटेट आवर कास्ट एंड क्रू, टू फेलिसिटेट जिन्होंने इतनी अच्छी मिस्टर जितेश मोरे, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म को लोग देखें, क्योंकि जंगल से शहर तक की जर्नी आसान नहीं है, और ये फिल्म बनाने के समय हमने जितनी रिसर्च करी है, हम उस एरिया में गए और ट्राइबल से मिले, तो ट्राइबल्स बहुत सीधे इंसान हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुनियादारी पता नहीं होती है, और उसके बावजूद बाबा की जर्नी वहाँ से यहाँ पहुँचना, और वो भी पिताजी का साया 14 साल में हटने के बाद, तो ये बहुत प्रेरणादायक फिल्म है। और मैं चाहती हूँ कि लोग इस फिल्म को देखें और समझें कि मेहनत और हिम्मत वो ही एक चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाती है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, संस्कार बहुत ज़रूरी है। संस्कार इंसान को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं।
बस आप सब लोगों ने पसंद किया और लोग इसे पसंद करें, मैं यही चाहती हूँ, ताकि हम इस तरीके के छोटे शहरों में और भी जो बाबा की तरह जो पॉलिटिशियंस हैं या कोई ऐसी हस्तियाँ हैं कि जो गांव तक ही सीमित हैं, उनको बाहर ला सकें। बड़ा प्रिविलेज्ड हूँ मैं कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे एबीना एंटरटेनमेंट और नीतू मैम ने दी, क्योंकि फिल्म मेकर करते बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़, कम प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको जीने का एक मौका मिलता है। आपने फिल्म के ट्रेलर में देखा होगा कि एक बायोपिक है, ये पॉलिटिकल बायोपिक है। हम इसको डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूड्रामा नहीं बोलते, हम तो डे वन से इसको पॉलिटिकल बायोपिक ही बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस भी वही रहा है हमारा फिल्म मेकिंग का। कैरेक्टराइजेशन से, राइटिंग से लेके जो कॉन्सेप्ट नीतू मैम ने लाया, इसको बनाना है, और जिस दिन से हमने काम शुरू किया वो दिन मुझे पता है और आज का दिन पता है। मैंने काफ़ी रिसर्च कर रही थी कि मैं कुछ ऐसी फिल्म या ऐसा टॉपिक लूँ जो कोई प्रेरणादायक हो समाज के लिए। और जब मैं गढ़चिरौली नक्सलाइट एरिया में गई और मैंने बाबा के बारे में सुना, उनसे कनेक्ट हुई, उनकी स्टोरी सुनी, और वहाँ पर सारी चीज़ें देख के मैंने डिसाइड किया कि उन्होंने जो स्ट्रगल पिताजी के साए के 14 साल में उनके पिताजी का साया उठने के बाद भी वो स्ट्रगल किए, नक्सलाइट के किडनैप के बाद भी उन्होंने कमबैक किया। तो ये चीज़ मैं चाह रही थी कि लोग देखें और समझें। और जनरली नक्सलाइट एरिया, जंगल के एरिया में आदिवासियों को मैंने देखा कि वे बहुत सीधे हैं, उन्हें हमारी जैसी दुनिया की समझ नहीं है, बहुत डिसेंट हैं। तो मैं चाह रही थी कि वो जर्नी जो बाबा ने वहाँ से यहाँ तक कैबिनेट मिनिस्टर की ली है, वो बहुत प्रेरणादायक है और लोगों तक पहुँचे। फिल्म पहली है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी पहली फिल्म एक बिग बॉम हो। और बड़ा फॉर्चुनेट हूँ, मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि एबीना एंटरटेनमेंट और नीतू मैम ने ये अपॉर्चुनिटी और चांस दिया। मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और मुझे याद है कि डे वन जब नीतू मैम ने ये कहानी सुनाई कि ये कहानी पर फिल्म बनानी है, और ये आज का दिन, तो ये जो ब्रिज है ये बड़ा मज़ेदार रहा है मेरे लिए एज अ फिल्म मेकर। राइट फ्रॉम कास्टिंग टू जितेश टू रिलीजिंग ऑफ ट्रेलर। तो और एक मेन बात है कि जिस जगह पर इवेंट है आज, उसकी एक कहानी है कि बचपन में हम जिद करते थे घर वालों की कि एक बार मुंबई लेके जाओ, हमको ताज के पास फ़ोटो निकलवाना है। तो और आज का दिन है कि वही ताज में हम ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा एक टची मोमेंट है मेरे लिए। सो ऑल थैंक्स टू नीतू मैम, एबीना एंटरटेनमेंट। और रही बात फिल्म की, तो बाबा ऐसी शख्सियत है कि उनके ऊपर कोई भी फिल्म अच्छा ही बनाएगा, नो डाउट, क्योंकि कहानी वैसी उनकी ज़िंदगी की है। पर जिस तरीके से, जिस रिसर्च से हमने फिल्म बनाई है, एक बहुत हार्डवर्क है इसके पीछे हर टीम का। टेक्निकल क्रू का ले लीजिए, ऑन स्क्रीन क्रू का ले लीजिए, हर किसी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट फिल्म और बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ही है। वही तो जल जंगल ज़मीन हमारा है और ये हमारा अधिकार है और हम ये लेके रहेंगे। एक्चुअली जब मुझे इसके बारे में पता चला कि एक मूवी बन रही है, मुझे पहला आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ है, कैसे होता। मैंने बहुत सारे वेरियस कैरेक्टर किए हुए, लेकिन एक वो कैसा रहता है, इमेजिन करके एक कैरेक्टर ऐसा करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब सुना कि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, कि ये किरदार है धर्मराव बाबा आतरम का निभाना है, सो थोड़ा प्रेशर बना था सर पे कि वो कैसे बोलते रहेंगे, कैसे चलते रहेंगे, ये सब चीज़ें ना नोटिस करनी थी मेरे को। तो शॉर्ट पीरियड में वो जो करना था, वो इतना प्रेशर था कि ताकि जब धर्मराव बाबा आतरम देखे तो उन्हें लगना होता है कि हाँ, ये मैं हूँ और ये किरदार मेरा ही है। तो वो थोड़ा प्रेशर था। और हमारे डायरेक्टर सर जो है, उन्होंने मेरे से जो काम करवाया है, मतलब जो उन्होंने कहा 17 दिन तक हम नक्सलवादी के एरिया में रहे, जंगल में रह चुके थे, तो उतने एक दिन में मैंने इतना चलाया मुझे कि मुझे भी फील होने लगा कि हाँ यार, मुझे भी कैद किया गया है, मैं भी उनकी एरिया में हूँ। तो फील जो आया, मतलब एक दिन हमने करने के बाद इतना हो रहा है, तो उन्होंने क्या सहा होगा, ये सब चीज़ें आ रही थी। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड था आज के दिन के लिए। और वो दुख में और सुख में नींद नहीं आती, वैसे आज मुझे नींद नहीं आने वाली।
मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। थैंक यू। चलते चलते बस ये पूछना चाहूँगा कि लोगों को बहुत पसंद आया आपकी कोशिश और बहुत मतलब कमर्शियल फिल्म दिख रही है, तो आगे का क्या प्लान है, इसके बाद क्या नया कुछ आने वाला है, क्या प्लान कर रहे हैं? बिना एंटरटेनमेंट नाम भी बहुत खूबसूरत है, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरी कोशिश है कि मैं समाज के ऐसी चीज़ें निकाल के लाऊं जो दुनिया को प्रेरणा दे, और ऐसे ही और टॉपिक ढूंढूंगी, और उम्मीद है इसी तरीके के कुछ यूनिक टॉपिक्स लाऊंगी। चलते चलते अपार्ट फ्रॉम बिना एंटरटेनमेंट, हमने सुना आपको नियाम एनजीओ है जो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अभी आपकी नियाम के जरिए एक बच्चे को सीआरपीएफ में जॉब मिली है, क्योंकि आप बुक्स डोनेट करती हैं अलग अलग संस्थाओं में, तो उसके लिए क्या कुछ? मियाम मेरी संस्था इंसान और जानवर दोनों पे कर रही है, और मियाम का मतलब है भूख, एंड भूख सबको लगती है, वो इंसान हो या जानवर हो, और उसके द्वारा मैं बस अनप्रिविलेज चिल्ड्रंस और स्ट्रीट एनिमल्स पे काम कर रही हूँ, और एक टॉपिक ला रही हूँ जो संस्कार जो आज मिसिंग हो रहा है न्यू जनरेशन में। तो बस कोशिश है कि मियाम के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ लाऊं जो बदलाव में मदद करे। थैंक यू। थैंक यू। नहीं, एक्टिंग तो हम पिक्चर में भी किए और स्टेज पे भी हम एक्टिंग ही करते रहते, क्योंकि जब भी हमको भाषण देना है तो अपने भाषण के से ही लोगों को अपने को मन बदलना पड़ता है। वो भी एक कला है, और वो कला में हम थोड़ा बहुत करीब करीब 7 इलेक्शन हो गए तो थोड़ा कुछ सीख लिया। मैडम ने आपके बारे में सोचा कि आपको बायोपिक बननी चाहिए, कैसा लगा आपको, कितना सोचा आपने पिक्चर भी शायद नहीं नहीं, इनको पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई से वहाँ तक आना 1400 किलोमीटर है जहाँ शूटिंग हुआ, और उनको काफ़ी परेशानी, यानी जो चीज़ यहाँ अवेलेबल होता है वहाँ पे नहीं मिलता है, हर चीज़ के लिए इधर उधर भागना पड़ता था। तो ये सब जो भी वहाँ पे उनको जो भी सोर्सेस थे वो सोर्सेस में उन्होंने बनाए कम से कम में, और कम समय में, मेरे ख्याल से कुछ 10 एक दिन में हमने ये पूरा शूटिंग हुआ है, और आगे कुछ उस अच्छा ही दिखेगा। अभी पिक्चर ट्रेलर तो हो गया, पिक्चर तो अभी बाकी है। भूषण जी का डायरेक्शन कैसा लगा? नहीं, अच्छा डायरेक्शन वगैरह क्या है, मेरे को शुरू में थोड़ा 1-2 बार रीटेक हो गया, फिर उसके बाद फिर आदत हो गया ऐसा है। और इन्होंने जो आपका रोल किया है, हाँ, उन्होंने तो काफ़ी अच्छा रोल, उन्होंने जो ये कहने को पहले का उम्र जो है उन्होंने उसमें थोड़ा कुछ मिलता जुलता है, पर ठीक है, मैं ज़रा पहलवान हूँ, ज़रा वो बारीक है, तो वो हाइट भी ज़रा मिलता नहीं, पर फिर भी ठीक है, वो अच्छा किया उन्होंने एक्टिंग, और काफ़ी उनको हिम्मत से काम करना पड़ा, क्योंकि कुछ गलत ना हो जावे, क्योंकि पिक्चर है, कल के दिन लोग उसको कुछ गलत बोल सकते, तो अच्छा किया उसने, हिम्मत किया, और मेरा रोल करना उनको भी काफ़ी दिक्कत हुआ होगा, और अच्छा है, मैं देखा हूँ पूरा, तो उसको पूरा भी मेरे ख्याल से एडिटिंग होने के बाद पिक्चर हम कुछ 1 महीने के बाद रिलीज करने का सोच रहे, देखते क्या होता है। मतलब बायोपिक है बाबा जी, सिनेमैटिक लिबर्टी कुछ नहीं है आपने? सिनेमैटिक लिबर्टी सर है ही नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी फिल्मी है। अगर आप बचपन से लेके अभी तक की अगर कहानी देखोगे, तो अगर आप उनसे भी अगर आप कहानी सुनोगे उनके शब्दों से, तो आप बोलोगे कि ये सिनेमा ही है, इसमें कुछ लिबर्टी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एज अ फिल्म मेकर हम सोचते कि लिबर्टी ले, पर कहानी ऐसी तो लिबर्टी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो बाबा जी, आप आदिवासियों के लिए काफ़ी कुछ करते रहे हैं, आदिवासियों के लिए आप करते रहे। नहीं ना, देखिए ऐसा है, वो भाग आदिवासी भाग वो एरिया, और हम चुन के आते, वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से हम चुन के आते, पर वहाँ जो भी है, वहाँ पे आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, ओबीसी हो, एससी हो, सब आदिवासी के जैसे रहते, रहन सहन उनका वही है, उस हवा में वो मिले जुले हुए, तो वहाँ पे ऐसा कोई ये नहीं कि आदिवासी, हम करते सबके लिए काम करते, और सबके वोट से हम चुन के आते। क्योंकि आप क्या कहना चाहोगे, आपने जैसा सोचा था वैसा पढ़ने तो पड़ता ही है।
बिल्कुल बिल्कुल मतलब मैं ये बोलूँगी कि एक्चुअली 1 घंटा बहुत कम में है बाबा की लाइफ की स्टोरी को उतारने के लिए। उनके जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हमने तो सिर्फ थोड़े इम्पोर्टेंट पहलू लिए हैं। आपका सिलेक्शन कैसे हुआ थोड़ा आप बताओ। थिएटर जो अपने है क्वेश्चन से मैसेज आया कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ ठीक है करते हैं। जब बाद में पता चला, जब मीटिंग हुई कि ये फिल्म जो है वो श्री धर्मारा बाबा जो इस पर बायोपिक फिल्म है, तो उनका किरदार निभाना है, तो प्रेशर जो मुझ पर बना था उनका किरदार निभाना है बड़ी, तो वो प्रेशर था। लेकिन जब उन्हें देखा, उनसे मिला, वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, हाथ कैसे करते हैं, सब देखना पड़ा, अभ्यास करना पड़ा। उसके बाद में मैं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश की, मुझे पता नहीं है मैं कितना कर पाया हूँ, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की। तो प्रेशर था, जो आज इतने मैं कड़ी मेहनत के बाद आज जो स्क्रीन पे देखने के बाद सुकून आया। आज नींद नींद नहीं आएगी आज, ये पक्का है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक